और राजस्थान में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। चलिए खबरों की शुरुआत करते बताते चले कि अजमेर से है ये खबर, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। बीजेपी भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के समर्थन में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, विधायक वीरेंद्र कानावत ने स्वागत किया मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का। लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक भी लिया जा रहा है। बूथ स्तर पर मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो अजमेर से आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जोरदार स्वागत उनका किया गया। सीएम का कार्यकर्ताओं से संवाद होगा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी और संवाद भी किया जाएगा। भागीरथ चौधरी के पक्ष में संवाद होगा ये कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ताओं में जो चुनाव हुए हैं उनको लेकर फीडबैक भी लिया जाएगा, साथ ही बात भी की जाएगी। कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा जाएगा और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि मतदान केंद्र पर ज्यादा से ज्यादा वोट हो, इसके लिए निर्देश भी कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। तो जहां पर प्रत्याशी के पक्ष में यह संवाद रखा गया है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। भागीरथ चौधरी के पक्ष में संवाद करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। और अब खबर दौसा से है। राजस्थान और महाराष्ट्र के राज्यपाल मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। राज्यपाल कलराज मिश्र और रमेश बैस ने बालाजी महाराज के दर्शन किए। दो राज्यपालों के दर्शन कार्यक्रम के चलते बालाजी मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। और इधर अपने अपने राम आध्यात्मिक ऊर्जा सत्र में भी दोनों राज्यपाल भाग लेंगे। राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास द्वारा अपने अपने राम आध्यात्मिक ऊर्जा सत्र में स्पीच दी जा रही है। आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर भी शाम को मेहंदीपुर बालाजी आएंगे। को लेकर अभी तक एक बयान तक जारी नहीं किया। इस बात से घबराए बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपना नया टारगेट चुन लिया है। बताया यह जा रहा है कि इजराइल की सेना ने ऑपरेशन नसरल्लाह करने की तैयारी पूरी कर ली है। देखिए रिपोर्ट। दो 2024 में अप्रैल का महीना इजराइल के लिए ही नहीं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए भी बहुत बड़ा शॉक लेकर आया है। नेतन्याहू के सामने 3 बहुत बड़े चैलेंज आ चुके हैं। पहला चैलेंज ईरान की मिसाइल है, दूसरा चैलेंज लेबनान का हिजबुल्लाह है और तीसरा चैलेंज है इजराइल की पब्लिक जो सड़क पर उतर चुकी है। पहले तो इजराइल पर ईरान ने मिसाइल बरसाई, इसका जवाब इजराइल की तरफ से भी देने की रिपोर्ट आई। लेकिन अब इजराइल की सड़कों पर नेतन्याहू पर नारे बरस रहे हैं। नेतन्याहू अपने घर में ही बुरी तरह से घिर चुके हैं। नेतन्याहू या कहें कि इजराइल पर सवाल उठने लगे हैं। ईरान को कहां मारा, कैसे मारा, किससे मारा, कितनों को मारा, सबूत दिखाओ। इजराइल की जनता अब नेतन्याहू से बड़ी डिमांड कर रही है। हमास से बंधकों को छुड़ाने की मांग है। नेतन्याहू को हटाकर चुनाव कराने की मांग है। Israeli people are trapped in an abusive relationship with a fundamentalist government. They thought they could leverage the atrocities of October 7th to beat us into submission. Extreme police brutality has deterred many people from joining the protests. This is an abusive relationship. It's not a legitimate government, and we need elections immediately. There's no time to spare. ये गुस्सा देखकर नेतन्याहू खामोश है। इजराइल के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। तेल अवीव की तस्वीरें बता रही हैं कि नेतन्याहू अपने लोगों के बीच फंस गए हैं। And we're hopeless. We don't know what to do anymore. So we're here crying and shouting for help. ये गुस्सा देखकर इजराइल को ईरान का साथी हिजबुल्लाह याद आया और फिर नेतन्याहू का ऑर्डर जारी हुआ। लेबनान पर फौरन अटैक हुआ और इसका वीडियो भी बहुत जल्द जारी हो गया। पहला हमला
लेबनान के टायर हरफा में हुआ। दूसरी मिसाइल लेबनान के ओदय सेह में गिरी। तीसरी मिसाइल से लेबनान के ख्याम को टारगेट किया गया। तीनों हमलों में हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों को मारने का दावा किया गया है। نحن في لبنان وفي كل مكان نحن محور المقاومة ومحور الممانعة، لن نرضى ولا يمكن لأحد أن يرعب أي عنصر। कहा जा रहा है कि इजरायल की फौज ने ऑपरेशन नसरल्लाह शुरू कर दिया है। इजरायल की फौज अब हिजबुल्लाह के सबसे बड़े कमांडर को मारना चाहती है। हिजबुल्लाह के रोजाना हमलों से परेशान इजरायल अब ईरान समर्थित इस मिलिशिया का पूरी तरह से अंत करना चाहता है और इससे ही इजरायल का ऑपरेशन नसरल्लाह कहा जा रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के जनाजे निकल रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इजरायल पर हमला किया था, उसके बाद से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जितनी भी लड़ाई हुई है उसमें हिजबुल्लाह के 285 लड़ाके मारे जा चुके हैं। ज्यादातर की मौत लेबनान में हुई है, जबकि कुछ सीरिया में हुए इजरायली हमलों में भी मारे गए हैं। इसके अलावा लेबनान के 60 नागरिकों की भी ऐसे ही हमलों में जान गई है। लेकिन इजरायल का ये दुश्मन लगातार अपनी ताकत भी दिखा रहा है। कुछ ही दिन पहले हिजबुल्लाह ने लेबनान इजरायल बॉर्डर के पास एक इलाके में ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में इजरायल के करीब 19 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें 14 तो इजरायल के सैनिक बताए जा रहे हैं। ड्रोन का वीडियो भी दिखाया गया जो हूबहू ईरान के अबाबिल ड्रोन जैसा है। हिजबुल्लाह को ईरान का फुल सपोर्ट है और यही वजह है कि इमाम खुमैनी से लेकर मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तस्वीरें हिजबुल्लाह की रैलियों में नजर आती हैं। Hezbollah is strong enough as to make the Israelis make lots of calculations before they go into any kind of open confrontation. ईरान और हिजबुल्लाह के डबल गेम को काउंटर करना इजरायल की सिरदर्दी बन गई है। अपने युद्ध का रिजल्ट दिखाने के लिए नेतन्याहू बहुत प्रेशर में है। इजरायल में तनाव है, इजरायल में दबाव है। इजरायल के सामने ईरान ही नहीं, अब हिजबुल्लाह और हूथी का संकट गहरा गया है। जाहिर है ये सब देखकर ईरान बहुत खुश होगा। ईरान जो चाहता है इजरायल में वही हो रहा है। पहले ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। पूरा इजरायल दहल उठा। नुकसान इजरायल की जमीन को नहीं, इजरायल के रुतबे को हुआ, जिसे ईरान ने फौरन कैश किया। इसके बाद इजरायल से भी ईरान में स्ट्राइक होने की बात सामने आई, जिसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई। ना ही इजरायल में कोई अफसर या नेता मुंह खोलने को तैयार है। क्या इजरायल आगे नया हमला करेगा? इसका डर बना हुआ है। ईरान में व्लॉगर फरिश्ते बता रही हैं कि इस वक्त ईरान में जिंदगी कैसी है। यहाँ तेहरान में चहल पहल है, लेकिन तनाव महसूस किया जा रहा है क्योंकि इजरायल वाला खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। من صبح بیدار شدم اومدم دوینو چک کردم یه سری خبر دیدم راجع به شرایط اخیر ایران و اسرائیل। ईरान में सड़कों पर सब सामान्य लग रहा है, लेकिन ईरान की फोर्स चौकन्नी कर दी गई है। एयर डिफेंस से लेकर मिसाइल लॉन्चर सब एक्टिव है। जाहिर है इसका असर आम जिंदगी में भी है, लेकिन वीकेंड की वजह से बाजार बंद रहे। ایران و مردم دارن چیکار میکنن و اینکه اینم بگم امروز جمعه است و تعطیلی ایرانی‌ها حساب میشه. ممکنه که خیلی مغازه‌ها تعطیل باشن، بعضیا میان بیرون تفریح و بعضیا هم توی خونه‌شون استراحت میکنن. بریم با هم ببینیم که ایران چه خبره. ईरान के बाद इजरायल के हालात देखिए, जहां पब्लिक चिल्ला रही है, गुस्से में है। इजरायल में नेतन्याहू की सरकार को हटाकर फौरन चुनाव की मांग होने लगी है। हजारों लोग बैनर पोस्टर लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। We're trying to get rid of this dictator for over a decade now. People talk about 197 days. I mean, there's no meaning to this number anymore. I'm talking about more than half a year that my son, that all the hostages are still held in Gaza and no deal is on the way. No, I don't feel enough is being done. It's unthinkable that we have people of all ages, from babies to people in their mid-80s, in there living in tunnels in unthinkable conditions, hopefully alive at this stage. But no, not enough has been done. The release of all the hostages, that would really feel like a victory for the whole of the country. Of course, to change the government. I want Bibi to go home.
तेल अवीव की सड़कों पर यही सवाल और यही बवाल देखकर इजरायल के प्रधानमंत्री का रुख ईरान के बाद लेबनान की तरफ हो चुका है। और जैसा बताया कि इस वक्त गाजा में हमास को खत्म करने के साथ इजरायल का एक और मकसद है। यह है इजरायल की फौज का ऑपरेशन नसरल्ला। ऑपरेशन नसरल्ला यानी हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप का खात्मा। यही इजरायल का ऑपरेशन नसरल्ला कहा जा रहा है। लेकिन ईरान के दोस्त हसन नसरल्ला और हिजबुल्लाह के कैडर की हिम्मत 14 अप्रैल के बाद बढ़ गई है। जब से ईरान ने इजरायल पर हमला किया है, तब से हिजबुल्लाह को महसूस हो रहा है कि वो इस इलाके में अकेला नहीं है, जो इजरायल से टकरा रहा है, जिसके साथ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की फोर्स भी है। It's always estimated that the Israelis, as long as the Western support and Western cover is there, they could attack. It's a possibility. But the Iranians have made it very clear, if they attack, they are going to take the retaliation 3 or 4 folds at least. If they are ready to take the brunt of what they do, then let it be. इस वक्त इजरायल से लेकर ईरान तक माइंड गेम चल रहा है। ईरान ने अपने हमले के आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी ली और फिर पीछे गया। इसके बाद जब इजरायल की तरफ से जवाबी हमले की बात आई, तो उसकी जिम्मेदारी तेल अवीव में अभी तक किसी ने नहीं ली है। यही वजह है कि नेतन्याहू की लीडरशिप पर अब सवाल उठ रहे हैं। इजरायल में जो लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हर बात के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार मानते हैं। I think the government has failed in the last year and a half, and has brought us really to the lower level Israel has been in the last 76 years. दुनिया की नजर इजरायल पर अब भी बनी हुई है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर उसने अभी तक नहीं माना है कि ईरान के हमले का जवाब दे दिया गया है। इसलिए अप्रैल का पूरा महीना ये दुनिया बहुत बड़े खतरे से जूझती रहेगी। ईरान और इजरायल की टक्कर अभी खत्म नहीं हुई है। और बड़ी खबर इस बीच में जयपुर से बताते चले कि जारी है आईपीएल मैचों पर बवाल। दरअसल विवादों के बीच जयपुर में आईपीएल मैच हो रहे हैं और पासेस को लेकर कर्मचारियों ने बवाल काट दिया है। खेल परिषद सचिव के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की गई है पास को लेकर। इसके पहले भी हमने देखा कि आईपीएल के पास को लेकर बाहर, ताकि पास उन्हें मिल पाए, इसीलिए लोग अपने घर को ना जाकर बल्कि बाहर ही बिस्तर लगा के डेरा डाले बैठे हुए थे। और पासेस को लेकर कर्मचारियों ने बवाल काट दिया है। खेल परिषद सचिव के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की गई है। आईपीएल मैचों पर लगातार बवाल जारी है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खेल परिषद सचिव के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की गई है और ये कर्मचारियों ने बवाल काटे हैं पासेस को लेकर। बड़ी खबर जयपुर में। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। वो पता है हमारी बुजुर्ग दादी है, ताई है, जब कोई बहन बेटी आती है ना तो उसको कुछ देना तो पड़ता ही भाई, रीति रिवाज है, देना पड़ता। तो आपको अजमेर के किशनगढ़ से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का, जहां तूफानी दौरा है। किशनगढ़ में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में मंच पर मौजूद हैं और उसमें पार्ट लिया है। भागीरथ चौधरी के समर्थन में संवाद कार्यक्रम ये कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का चल रहा है। लेकिन पहले उसमें हमने 150 रुपए बढ़ा करके 1000 से 150 रुपए तो हमने कर दिया है। हमने कहा डीजल पेट्रोल का पैसा कम करें। कांग्रेस वाले हमने 2 महीने हो गए, उन्होंने क्यों कम नहीं कर रहे? मुख्यमंत्री तो दिल्ली जा रहा है, आ रहा है। अरे भैया तुम्हारे पास क्या है, दिल्ली आ रहा है, जा रहा है तो लेकर के आ रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? अरे तुम तो वहीं पड़े रहे, होटल में पड़े रहे, तुम तो फोकट में जाते थे। अरे मैं जाता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर के आता हूं, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अरे तुमका 40 साल से काम नहीं हुआ, ईआरसीपी को तुमने अटकाए रखा, भटकाए रखा। हमने 1.5 महीने में समझौता कर लिया। 3 करोड़ लोगों को पीने को पानी मिलेगा, 21 जिलों को पानी मिलेगा, 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। ये कांग्रेस के नेता थे, वो इसी बात पर जीत जाते थे हमेशा कि मैं यमुना का पानी ला रहा हूं। अरे भैया पानी कभी एक लोटा भर के भी नहीं लाया तो गाड़ी में रख करके
लगा रहे हैं, पानी लेकर के आएंगे। 40 साल से मांग थी यमुना जल की हमारे शेखर वाटी को, हमने 1.5 महीने के अंदर हरियाणा से भी समझौता किया, मध्य प्रदेश से भी समझौता किया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैसा भी दिया और हमने उसको समझौता कर दिया। यही नहीं डीजल की कहते थे, हमने कहा डीजल में पैसा तो हम कम कर दें, लेकिन राजस्थान में असंतुलन है बहुत ज्यादा। वो कहते 5 रुपए का अंतर है, गंगानगर में सबसे महंगा, बीकानेर में उससे थोड़ा कम, जोधपुर में उससे थोड़ा कम, उदयपुर में उससे थोड़ा कम, अजमेर में उससे थोड़ा कम। मतलब ये क्या है? हमने कहा ऐसे नहीं चलेगा भैया। हमने हरदीप जी को पत्र लिखा, हरदीप ने कहा तो ऐसा है कंपनियों का, किसी का हो गया, हम नहीं मानेंगे ऐसा, राजस्थान में ऐसा नहीं चलेगा। हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, प्रधानमंत्री जी ने हरदीप पुरी जी को कहा कि भैया ये राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इनकी बात सुनो और ये करना ही है। और उन्होंने कर दिया 2400 करोड़ रुपए का घाटा। मैंने कहा घाटा है तो घाटा करेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? आपको ध्यान होगा 3.5 रुपए से लेकर के 7.5 रुपए तक पेट्रोल हमने सस्ता किया है और 3.5 रुपए से लेकर के 6.5 रुपए तक हमने डीजल सस्ता किया है। वो हमारे राजस्थान के भाइयों को उसका फायदा पूरा का पूरा फायदा हमको मिला है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप छाती ठोक करके कहिए, जनता के बीच में जाकर के कहिए, केंद्र की सरकार हमारी कर रही है, राजस्थान की सरकार 90 दिन के अंदर आपके बीच में किया है, क्यों नहीं कह सकते हम? और खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि पहले चरण की वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण के लिए नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने दावा किया कि प्रदेश की सभी 25 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। देखिए, नागौर के साथ साथ जालोर, सिरोही और जोधपुर में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है जानने का प्रयास करते हैं। न्यूज 18 पर हमारे साथ में है राजेंद्र गहलोत जी। क्या लगता है नागौर में इस बार बदलेगी? नागौर में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ हमारी उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति मिर्धा जीतेगी। ज्योति मिर्धा और भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर संगठन के आधार पर काम करती है और बूथ के आधार पर हम कह सकते हैं कि हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मतदाता को निकालने का काम किया था। जो प्रतिशत आया है उन प्रतिशत हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने बूथों से भग चुके थे, बूथों पे उनकी सक्रियता नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सक्रियता थी और इस कारण बूथ पर हमने मतदाताओं को पहुंचाने का प्रयास किया, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रधानमंत्री खुद यहाँ आते हैं, सभा करते हैं, जोश का संचार करते हैं, आपसे गुफ्तगू करते हैं, क्या कुछ है? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सदैव इस बात का कोई भी चुनाव हो वो गंभीरता से लेने के लिए कार्यकर्ताओं को अपील करते हैं और सहम लगते हैं और उनके प्रेरणा। चलिए, तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।